नमस्कार दोस्तों। तो कल हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था 27 तक मैथ में। तो आइए उसके बाद आज सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए बिना देरी किए जो है हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखा जाए। पहला प्रश्न है कि मूलधन जिस पर 3 वर्षों का 10% प्रतिवर्ष की दर से सरल ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज जो प्रति वर्ष देय है का अंतर 31 रुपया होगा। ठीक है, यानी 3 वर्ष का अंतर दिया है तो मूलधन पूछा जा रहा है। तो आइए 3 वर्ष का अंतर के लिए हमें फार्मूला पता है कि 3 वर्ष का जो अंतर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए डेल्टा आई। ठीक है, तो डेल्टा आई के लिए फार्मूला कि डेल्टा आई अगर दिया हो तो P बराबर होता है डेल्टा आई इंटू 100 का क्यूब अपान आर क्यूब प्लस 300 आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसी में हम रख दें तो P का मान आ जाएगा। चलिए P डेल्टा आई, तो डेल्टा आई कितना है 31 रुपया है गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 3 बार लिखेंगे और पूरे का बटा लिखा जाएगा कि 3 वर्ष का है तो आर क्यू आर दर 10 है तो 10 का क्यू और प्लस 300 इंटू 10 का स्क्वायर। तो आइए ये 31 गुणे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 10 का क्यू 1000 और प्लस ये 300 और गुणे 10 का स्क्वायर 100 तो ये 30,000 हो जाएगा। तो ये 31,000 हो जाएगा नीचे। तो 31 1 2 3 4 5 6 जीरो नीचे कितना हो जाएगा 31000 31,000 हो जाएगा। तो ये 3 जीरो कैंसिल 31 से 31 कैंसिल। ठीक है, एक इसका मतलब कितना आ गया 1000। तो मूलधन कितना हो गया 1000 रुपया हो गया। ठीक है, तो मूलधन पूछा गया था कितना होगा तो 1000 हो जाएगा, लग जाएगा। चलिए अगला नंबर देखा जाए। एक खोखले बेलन में एकदम ठीक सामने वाला लकड़ी का ब्लॉक डाला गया है तथा शेष स्थान को कंक्रीट से भरा गया है। यदि लकड़ी का ब्लॉक 200 सेंटीमीटर लंबे प्रिज्म के आकार का है जिस पर आधार एक आयत है जिसकी भुजाएं 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तब शेष भाग में भरी गई कंक्रीट का आयतन निकटतम घन डेसीमीटर में बताना है। तो आइए कह रहा है ये कि यह जो है बेलन है, ये बेलन है। ठीक है, और इस बेलन में आयत भरा जाता है। आयत, ये आयत है, ये आयत जो है आयत इसमें डाला जाता है। आयताकार प्रिज्म है। अब हमें पता है कि आयत है तो इसका जो ये जैसे ये आयत है, ये आयत है तो ये वृत्त को के अंतर्गत होगा। तो ये तो व्यास हो जाएगा ना। तो आयत का विकर्ण वृत्त का व्यास होगा। आयत का विकर्ण वृत्त का क्या होगा व्यास होगा। तो एक है 24 सेंटीमीटर और एक है 32 सेंटीमीटर। तो व्यास यानी ये हो गया 24 और ये हो गया 32। तो इसका विकर्ण निकल जाएगा डायगोनल। तो आर निकाला जाएगा 2r। व्यास जो हो जाएगा वो तो √24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, तो 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। तो निकालिए जल्दी से। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 576। ठीक है, 576 और 32 का स्क्वायर निकालिए तो 32 का स्क्वायर 1024 संभवतः होता है 1024। अब ये हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो 6 4 10 और 7 और 2 9 1 10। क्यों, और 0 5 1 6 और यहाँ पर 1 तो 1600 हो गया।
1600 का वर्गमूल 40 हो गया, तो 2r बराबर 40। तो r बराबर कितना 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या पता हो गया। अब जब त्रिज्या पता हो गया कि 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन तो पता हो गया ना कि पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर 200 सेंटीमीटर लंबा है, तो पाई गुणे आर स्क्वायर 20 का स्क्वायर इंटू एच के जगह पर 200। ठीक है, ये तो इसका आयतन हो गया V1 बेलन का, और V2 प्रिज्म का आयतन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 200 गुणे 400, तो 200 गुणे 400 किया जाए तो ये हो जाएगा 200 गुणे 400, 20 का स्क्वायर 400, तो यहाँ पे हो जाएगा 80000 पाई। ये V1 हो गया। V2 प्रिज्म का आयतन, तो प्रिज्म का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि 24 गुणे 32 गुणे 200, ये तो प्रिज्म का आयतन हो गया। अब इसी के आयतन में से घटा दिया जाए, क्यों? तो हम घटा देंगे तो निकल जाएगा, तो डेल्टा V निकलेगा क्या, V1 माइनस V2। जल्दी से निकालिए V1 माइनस V2। पाई का मान रख दीजिएगा 3.14, तो 3.14, तो ये घन सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, 10 सेंटीमीटर बराबर होता है पैमाना, आप जानते हैं 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर। तो ये पूछा गया है किस में, घन डेसीमीटर में। तो घन डेसीमीटर में पूछा गया है, तो इसका मतलब डेसीमीटर, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलेंगे, तो इसमें भी 10 का क्यू से भाग दे दें और इसमें भी 10 का क्यू से भाग दे दें। तो ये 10 का क्यू से, तो 1 2 3 0 यहाँ से कट जाएगा, 1 2 0 यहाँ से कटेगा। ठीक है, 2 0 3 0 काटना है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो अब जल्दी से गुणा करके निकालिए, तो ये घन डेसीमीटर क्यू हो गया, सेंटीमीटर क्यू हट जाएगा। तो जल्दी से निकालिए V1 और V2 और घटाइए कितना आ रहा है। निकालिए जल्दी से, आया? लगभग ये आएगा C। क्लियर? चलिए आगे देखा जाए। किसी स्थान की वार्षिक वर्षा 65 सेंटीमीटर है, तब वार्षिक वर्षा का मान लीटर प्रति हेक्टेयर में होगा। हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, 65 सेंटीमीटर है, तो 1 हेक्टेयर में 65 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो ये क्षेत्रफल है। तो इसको हम जो है लीटर में बताना है, मीटर है 65 सेंटीमीटर, तो क्षेत्र आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो 10,000 गुणे 0.65 कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा कितना, 1 2 3 4, 2 0 से हट जाएगा, फिर 2 0 बचेगा, तो 6500 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब में कितना है, 1000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो इतना घन मीटर बराबर कितना लीटर, तो इसी में 6500 इंटू 10³ लीटर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब 1 2 3 यहाँ 3 आएगा तो 10⁻6 हो जाएगा, तो 6.5 इंटू 10, तो 1 2 3 आया तो 3 जुटेगा, तो 10³ कितना 6 लीटर। तो कौन सा सही है, बी सही है। क्लियर? इसमें बस पैमाना पता होना चाहिए, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर।
और 1 एयर बराबर 100 मीटर होता है, 100 वर्ग मीटर। चलिए अगला देखा जाए। कहा जा रहा है किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः P, Q और R है, तो उसका आयतन बताया गया है। 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल A, B, C हो तो आयतन हो जाता है B स्क्वायर बराबर A इंटू बी इंटू सी, या V बराबर अंडर रूट A इंटू बी इंटू सी। इसमें P क्यू आर दिया तो अंडर रूट P क्यू आर, तो अंडर रूट P क्यू आर हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। कहा जा रहा है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 है तो उन संख्याओं का अंतर बताइए। दो धनात्मक संख्याओं का योग तो x प्लस वाई बराबर 25 और उनका गुणनफल x इंटू वाई बराबर 144, ठीक है। तो इनका अंतर बताना है। तो चलिए वैसे हम देखें तो x इंटू वाई पता है, x प्लस वाई पता है, तो x माइनस वाई निकालने के लिए अंडर रूट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर रख दें और माइनस 4xy, क्यों? तो अब यहाँ पर x प्लस वाई 25 है तो 25 का स्क्वायर कर दिया जाए, 25 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू एक्स वाई, तो एक्स वाई का मान 144, 25 का स्क्वायर कितना 625, 625 माइनस 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 4 एक 4 एक 5, तो ये आएगा कितना 49। तो x माइनस वाई बराबर कितना 7, यही पूछा गया। हो गया। चलिए यदि समीकरण दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ हो तो a प्लस बी का मान होगा। एक मूल उभयनिष्ठ कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि एक मूल उभयनिष्ठ है तो जो इसमें भी है इसमें भी है। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर हम देख रहे हैं कि इसमें है एक्स स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। इसके मूल अल्फ़ा बीटा है, ठीक है, और इसके मूल अल्फ़ा और डेल्टा है। अल्फ़ा कॉमन है ना दोनों में, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जब मूल एक उभयनिष्ठ है तो a प्लस बी का मान बताइए। अब a प्लस बी का मान ज्ञात करना है तो एक मूल उभयनिष्ठ है तो वही मूल हम इसमें रख दें, वही मूल इसमें रख दें, क्यों? तो अगर x बराबर 1 रख दें तो a प्लस बी 1 प्लस a प्लस बी बराबर 0, यहाँ भी 1 a प्लस बी बराबर 0। इसका मतलब 1 हम उभयनिष्ठ करें तो a प्लस बी बराबर -1। क्लियर है? अब अगर हम दूसरे रास्ते से लगाना चाहें तो अल्फ़ा प्लस बीटा देख लें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपन ए, माइनस बी अपन तो माइनस ए, और अल्फ़ा प्लस डेल्टा यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी, क्यों? और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर वहाँ पे है बी सी अपन ए, और अल्फ़ा इंटू डेल्टा बराबर है कितना ए, ठीक है। अब अगर हम इसमें भाग दे दें, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, तो बीटा अपन डेल्टा निकल गया, बी अपन ए, ठीक है। तो बीटा बराबर दिस इम्प्लाइज बीटा बराबर हो जाएगा बी अपन ए डेल्टा। हम लिख सकते हैं बीटा के स्थान पर। अब बीटा के स्थान पर डेल्टा यहाँ रख देते हैं, तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लें, डेल्टा का मान या अल्फ़ा का मान निकल जाएगा। जब अल्फ़ा का मान निकल जाएगा तो हम रख देंगे तो a प्लस बी बराबर यही आएगा -1। क्लियर है? चलिए हो जाएगा ना, या तो वो x बराबर 1 रख देते हैं। क्लियर? यह इसका मान इसमें रखना था। अब आइए अगला नंबर। यदि अल्फ़ा बीटा किसी समीकरण इतने बराबर 0 के मूल हो तो समीकरण इतने का मूल होंगे। अब क्या मूल होंगे? तो चलिए अल्फ़ा बीटा इसके मूल हैं, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर सी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, गुणा कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर
ठीक है, और माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी और माइनस सी बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें तो ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी माइनस सी बराबर 0। तो इसके मूल क्या हैं? अल्फ़ा और बीटा। इसके मूल क्या हैं? अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अब इसके मूल क्या होंगे? तो हम देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर क्या आ गया? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ए प्लस बी आ गया। क्लियर? और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया? माइनस बी अपन ने तो माइनस में हट जाए सी, तो सी क्या है? ए बी माइनस सी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये दिया है यहाँ पर लिखेंगे x माइनस, इसी तरह गुणा करेंगे हम इसमें, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा और प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर है गुणा कर दिया जाए तो क्या आएगा? तो एक्स स्क्वायर, क्यों, और माइनस बीटा एक्स, माइनस का हमने तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस सी बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर एक और प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर लिख दें ए प्लस बी एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर क्या लिख देंगे? तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर लिखेंगे ए बी माइनस सी। तो यहाँ पर ए बी और माइनस सी प्लस सी बराबर क्या? 0। तो सी कैंसिल। तो ये किसका फार्मूला आ गया? तो ये तो इसके मूल अल्फ़ा व बीटा, तो जैसे होता है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है ना, बराबर 0। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर ए बी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर ए प्लस बी। इसका मतलब इसके जो मूल हैं वो ए और बी है। तो मूल क्या होंगे? ए और बी। क्लियर? अगला नंबर देखा जाए तो दिया गया है ए बी सी 3 समुच्चय हैं, तब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान होगा। अब देखिए 3 समुच्चय दिया गया है, ठीक है, एक ए एक बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी जैसे एक ये ए है, ठीक है, और इंटरसेक्शन ऐसे कर दें और इस तरह कर दें, तीनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका मतलब है कि ये बी यूनियन सी और ए में ये देखा, ये हम देख रहे हैं, ये भाग है, ये ए है, ये बी है और सी। तो बी यूनियन सी में तो ये पूरा हो गया और ए में ये दोनों में कॉमन ये है, तो यही होगा। ठीक है, अब यह जो है इन चारों ऑप्शन में जिसमें मिलेगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए देखा जाए। कह रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ये जो कह रहा है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब ये, और इंटरसेक्शन कह रहा है ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी, तो इसका मतलब ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में ये पूरा, और ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ए ही तो पूरा कॉमन होगा ना, तो ये इसमें तो ये चाहिए, ये ए केवल है तो ये होगा नहीं। अब ए यूनियन बी ए यूनियन सी, अब देखिए ए यूनियन बी तो ये पूरा और ए यूनियन सी तो ये पूरा हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी, चलिए अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये, ठीक है, और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन का मतलब ये, तो इनका यूनियन तो ये पूरा होगा और यही पूछ रहा है, इसका मतलब यही सही है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब आगे देखा जाए। वेन आरेख से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला है, राम मनोहर ने भारतीय स्टेट बैंक में 2 वर्ष के लिए 4,000 रुपये जमा किए।
10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन क्या होगा, अर्धवार्षिक। तो अब 2 वर्ष के लिए जमा किया, तो अब यहाँ पर 4,000 रुपये जमा किया, तो ए बराबर चूँकि आर हो जाएगा 10/2, तो ये 5 क्योंकि अर्धवार्षिक है, और टी बराबर हो जाएगा 2 × 2, तो ये 4। तो यहाँ पर P1 + R/100 में P की जगह पर तो 4,000 रखा जाएगा, 1 + 5/100 और इस पर 4 लिखा जाएगा, तो ये 4,000 हो गया, और ये हो जाएगा 20, तो 20 × 1 = 21, तो 21 × 21 × 21 × 21, ये 21 है, और नीचे जाएगा 20 × 20 × 20 × 20। ठीक है, तो चलिए 1 2 3 0 1 2 3 0, 2 दूना के 4 से 4 करने से अब नीचे बचेगा कितना, 40, ऊपर गुणा कर दिया 441 × 441 और बटे कितना 40। जल्दी से गुणा करके भाग दे दीजिए, ए का मान निकल जाएगा। जल्दी से लिखिए। अब 40 से भाग दे दीजिए। ठीक है, निकल जाएगा, निकाल लीजिएगा तो लगभग ये आएगा 4,862 समथिंग। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। अगला है, कहा जा रहा है कि यदि अति आवश्यक वस्तुओं का औसत मूल्य 1990 व 1992 में क्रमशः 450 व 765 रुपया है, तब 1990 के आधार पर 1992 का मूल्य सूचकांक है। तो मूल्य सूचकांक पूछ रहा है। सूचकांक तो अभी बताया नहीं गया है आप लोगों को। फिलहाल देखिए सूचकांक क्या होता है कि आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष। तो आधार वर्ष में कितना है ये ज्ञात करना है, तो इसी के आधार पर हमको बताना होगा कि आधार वर्ष 1990 के आधार पर 1992 का मूल्य सूचकांक। तो जैसे यहाँ पर बढ़ रहा है कि 450 का 465 हो गया, 765 हो गया है, तो इसी तरह हम पीछे जाएंगे। ठीक है, तो मूल्य सूचकांक जो होता है यहाँ पर 1990 और 1990 के आधार पर 1992 का मूल्य सूचकांक पूछ रहा है। तो जो आधार वर्ष होता है उसका और जो वर्तमान वर्ष होता है उसका हम निकालते हैं प्रतिशत। वर्तमान वर्ष में कितना है 765 वर्तमान वर्ष बटे आधार वर्ष, तो 450 और गुणे 100, तो ये हो जाएगा मूल्य सूचकांक, अभिष्ट मूल्य सूचकांक। ठीक है, तो निकालिए जरा इसका अभिष्ट मूल्य सूचकांक कितना आता है। 65 है, 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 5 से ये 5 से कम 5, 2 5 5 25, फिर 1 15, 5 3 15, 153। अब 9 से कटेगा तो काट दीजिए। ठीक है, देखिए कट रहा है, 9 कम 9, 6 63, 9 कम 9 और 6 63, 9 7 63, 170। देखिए 70 दिया है, 170। क्लियर। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः जोड़ने से बने 4 त्रिभुज होते हैं। तो चारों त्रिभुज जो हैं, जब भी हम जो है कोई भी त्रिभुज हो एनीवे, और उस त्रिभुज को के भुजाओं के मध्य बिंदु को जब जोड़ते हैं तो मध्य बिंदुओं को जोड़ने से जो त्रिभुज बनता है वो सभी के सभी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सारे के सारे त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम, सबके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। देखिए कैसे, और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी ये जो है त्रिभुज है और इसके ये भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ दिया जाए ये, तो देखिए ये इस भुजा के बराबर होगा। ठीक है, और ये इसके भुजा के बराबर होगा। अब हम देखें उसी तरह ये इसके भुजा के बराबर होगा, और मध्य बिंदु है ना, तो ये ध्यान समझिए,
ये और ये समांतर होगा, और ये मध्य बिंदु पर है तो ये आधा है, तो इसका मतलब ये भी इसका क्या होगा, आधा होगा, तो ये इसके बराबर होगा। तो सभी के सभी सर्वांगसम होंगे और समरूप होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। सर्वांगसम होंगे तो इसका मतलब त्रिभुज समरूप भी हो सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर लिख रहा है समरूप परंतु सर्वांगसम त्रिभुज नहीं, जबकि ये डी सही है। याद रखिएगा सभी का क्षेत्रफल, अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। ठीक है, सभी क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला नंबर, एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 25 सेंटीमीटर एवं एक विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए कह रहा है कि एक भुजा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है, ये भुजा है 25 सेंटीमीटर और इसका एक विकर्ण दिया है 30 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इधर 15 होगा। ये तो 90 अंश होता है, तो ये 15 हो गया, ये 25 हो गया, तो ये 20 होगा, तो 20 इधर 20 इधर, तो 20 20 40 और ये 15 15 30। इसका मतलब जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का वो विकर्णों का गुणनफल बटा 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल लें 40 गुणे 30 बटा 2, तो ये हो जाएगा 1200 बटा 2 यानी 600 आएगा, 600 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, या 15 15 चौके 60, 600 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। चलिए अगला है, एक समखष्टभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है का है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समखष्टभुज का क्षेत्रफल होता है ए, जो ये समखष्टभुज होता है इसका क्षेत्रफल यदि ए है तो 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू √3/4, ए के जगह पर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी क्या हो गया, 4 से 4 कट गया, तो 6√3, तो 6√3। क्लियर हो गया। चलिए, और समबाहुभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है NA²/4 काट 180 बटा n और n अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है A/2 काट 180 बटा n। परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R होते हैं, बराबर 2r साइन 180 बटा n और a बराबर होता है p इंटू r/2। ठीक है, तो समबाहुभुज के लिए ये सारे रिलेशन होते हैं। चलिए 42, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से एक बड़े से बड़ा शंकु काट कर बनाया जाता है, जबकि शंकु का आधार घन के आधार पर ही है, तब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए कह रहा है कि कोई घन है, मान लेते हैं कि इस तरह का घन है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे शंकु बनाया जाए तो शंकु जो बनेगा, ध्यान समझिए, जैसे ये घन होगा ना, इस तरह का घन होगा, इस तरह, तो जो शंकु बनेगा वो शंकु ये ऐसे होगा, इस तरह। ठीक है, तो शंकु का जो त्रिज्या हो जाएगा वो तो जैसे घन का आधार होगा वो वर्गाकार होगा, त्रिज्या ये होगा। तो अगर दिया है 20 सेंटीमीटर भुजा है तो त्रिज्या 10 हो जाएगा। क्लियर। और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई भी तो 10 से 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि घन है तो घन की सभी कोण बराबर, तो h बराबर 20, r बराबर 10। ठीक है, तो l निकल जाएगा, l बराबर √20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100 यानी कितना हो जाएगा 500, तो 10√5 ये l हो गया। तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा शंकु का वो πr/l प्लस r, πr के जगह पर 20, l हो गया कितना 400, 500 है ना, तो l है 10√5। ठीक है, 10√5 ये l है, और l प्लस r का मान है 10। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि 20 और 10 कॉमन ले लेंगे तो 200 हो जाएगा ना, 200 पाई और ब्रैकेट में जाएगा √5 प्लस 1, तो
तो √5+1 और 200 पाई, ठीक है। या पाई अगर आर का मान 10 है ना, आर का मान 10 है तो 100 हो जाएगा, 100 पाई। या हम ऐसे लिख सकते हैं 100 बाहर ले लेंगे तो √5 पाई, और तो पाई यहाँ भी हो जाएगा, तो √5+1 पाई 100। देखिए कहाँ दिया है, ये दिया है, पाई बाहर है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। चलिए एल का निकालना था, बाकी तो फार्मूले में रख कर निकल जाएगा, ठीक है। एस दिया है और एस में उप समुच्चयों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो उप समुच्चयों की संख्या होता है, उप समुच्चयों की संख्या 2n, n अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5, तो 2⁵ 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो यहाँ पर 32 लिख देंगे, 32 हो गया। चलिए अगला है, किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं जो केंद्र के एक ही ओर हैं, क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। कह रहा है कि ये वृत्त है, ठीक है, और ये केंद्र है, केंद्र के एक ही ओर 8 सेंटीमीटर, चलिए 8 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर लंबी दो जीवाएं हैं, और वह जो है केंद्र के एक ही ओर हैं और उनके बीच की दूरी 1 है, तो 1 सेंटीमीटर, यानी इनके बीच की दूरी जो ये है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लिया जाए कि ये r है, ठीक है, तो ये 8 है तो इधर 4 हो गया, इधर मान लेते हैं कि x है। अच्छा, जब ये है तो ये 3 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर तो x+1 हो जाएगा ना। अगर ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, यहाँ पर M मान लें और यहाँ पर N मान लें, ठीक है। तो चलिए ON निकालते हैं। O हमें पता है कि त्रिभुज ANO में तो r² बराबर x² और +4 का स्क्वायर होगा। अच्छा, इसमें देखा जाए, इस त्रिभुज में, त्रिभुज CMO में तो r² बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, यही तो होगा। तो आइए अब यहाँ पे हम क्या करें, घटा दें, तो r² बराबर x² + 16 और यहाँ पर r² बराबर x² + 1 + 2x और +9, घटा दें, तो घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा ना, ये कट गया, ये कट गया, क्यों। तो अब यहाँ पर 16 में से 1 जाएगा तो 15, तो 0 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 15 - 2x, ठीक है, -2x और -9, तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3। जब x का मान 3 आ गया तो r तो निकल जाएगा, इसी में रख देते हैं, ठीक है। तो x का मान 3 आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, r², 9 16 25, 25 हो गया, तो r बराबर हो जाएगा 5। 5 देखिए कहीं दिया है, 5 यहाँ दिया है, बना लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए अगला देखा जाए, A और B केंद्र वाले दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को अंतः स्पर्श करती हैं। यदि रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक बड़े वृत्त से P व Q पर मिलती है, तब PQ की लंबाई ज्ञात करना है।
ए और बी केंद्र वाले दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। चलिए, ये है एक वृत्त, ठीक है, और एक वृत्त है ये जिनकी 3 सेंटीमीटर है त्रिज्या, ये, और इसका केंद्र यहाँ पर है ए और इसका केंद्र है यहाँ पर बी, ठीक है, और ए बी ये है, ठीक है, ये दोनों केंद्र हैं। क्लियर। और अब कहा ये जा रहा है ए बी का लंब समद्विभाजक, तो लंब समद्विभाजक ऐसे खींचा जाएगा, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 है और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, बी से यहाँ तक 3, तो इनके बीच बचा कितना, 2 बचा, 2 का आधा हो गया तो ऊपर 1 और नीचे 1 हो गया। क्लियर। अब ये पता है कि तो पूछे समद्विभाजक बड़े वृत्त से P पर, समद्विभाजक बड़े वृत्त से P व Q पर मिलते हैं तब PQ की लंबाई, तो PQ की लंबाई बताना है, तो देखिए ये मिला दे, यहाँ P है यहाँ Q है, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, जब ये 1 सेंटीमीटर हो गया तो ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इतना तो पता है ना कि इसकी त्रिज्या कितना है, ये 5 है, तो 5 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो ये निकल जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 1, तो 25 माइनस 1 ये तो 24 हो जाएगा ना, क्यों, तो 4 छक्के 24, 2√6, तो इधर 2√6 है तो इधर भी तो 2√6 होगा, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4√6। देख लीजिए कहीं दिया है 4√6। क्लियर हो गया। अगला आ जाइए, कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु O से खींची गई छेदक रेखा दिए हुए वृत्त को बिंदु A और B पर इस प्रकार काटती है कि OA 4 सेंटीमीटर है, OB 9 सेंटीमीटर है, तो बिंदु O से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्शी की लंबाई ज्ञात करना है। आइए देखा जाए, कहा जा रहा है कि एक बाह्य बिंदु O से खींची गई छेदक रेखा, ठीक है, कोई भी एक वृत्त है, बाह्य बिंदु O से खींची गई छेदक रेखा दिए हुए वृत्त को बिंदु A और B पर इस प्रकार काटती है। मान लेते हैं कि यहाँ से खींचा जा रहा है, जो A व B पर कट कर रहा है, चाहे A यहाँ B यहाँ पे हो सकता है। अब ये क्या है तो देखने पे बात पता चलेगा। जहाँ OA 9 सेंटीमीटर, OA यहाँ पर A है और ये B है, तो OA कह रहा है 4 सेंटीमीटर 4, और OB ये कह रहा है कितना 9, ठीक है। अब कह रहा है कि O से इस पर खींची गई स्पर्शी रेखा ये T है, तो आपको पता है कि इस जीवाखंड से निर्मित आयत का क्षेत्रफल वर्ग इस स्पर्शी पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। इसका मतलब OA इंटू OB बराबर T², ठीक है। OA का मान है 4 गुणे 9 बराबर T², तो 36 बराबर T², तो T बराबर √36। क्यों, इसका मतलब है कि कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखा जाए अगला कि x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान बताना है। आइए देखा जाए कि पूछा जा रहा है x माइनस 1/x बराबर 2 वर्क कर दें तो x² और प्लस 1/x² और -2 बराबर 4, क्यों, उधर चला जाए तो x² और प्लस 1/x² बराबर 4 2 6,
फिर इसका वर्क कर दें तो x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स टू दी पावर 4 प्लस यहाँ 2 हो जाएगा इधर, और उधर हो जाएगा कितना 36। तो x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स टू दी पावर 4 बराबर 36 माइनस 2 कितना 34। तो यहाँ पर कौन सा होगा 34। ठीक है, 2 बार वर्क कर दिया गया है। इसका डायरेक्ट भी बताया गया है कि पी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, इसी में रख देंगे तो भी आ जाएगा। चलिए अगला नंबर देखा जाए। log ऑफ दिया है इतना माइनस इतना बराबर 1, तो x का मान। चलिए log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x माइनस 1 बराबर 1, तो ये log ऑफ x प्लस 1 अपान x माइनस 1 बराबर 1, यहाँ पर 10, इसका मतलब 10 पर 1 x प्लस 1 अपान x माइनस 1 बराबर 10 हम लिख सकते हैं। तो अब इसका इधर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 बराबर 10 है x, और माइनस 10 इधर चला है तो ये हो जाएगा उधर जाएगा तो 9x हो जाएगा। तो 9x बराबर 10 1 11, तो x बराबर हो जाएगा 11/9, तो 11/9 हो गया। तो हो जाएगा ना, हो गया। यहाँ पर देखिए आधार है, ये घात होता है, तो 10 पर 1 घात बराबर यहाँ पर, यानी जब ये 5 का स्क्वायर बराबर 25 लिखा होता है तो लाख के रूपों में लिखते समय ये आधार होता है, ये घात होता है मान। आधार यहाँ लिखा जाता है तो आधार 5, मान यहाँ लिखा जाता है तो यहाँ पे 25 बराबर यहाँ घात लिखा जाता है 2, इसी पर ये बदला गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर है कि ये दिया गया है 2 लाख इतना प्लस 2 लाख इतना माइनस इतना का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे देखा जाए कि 2 लाख 11/13, तो ये लाख 11/13 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस लाख ये 130/33 का स्क्वायर होगा, और माइनस लाख 4/9। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही लाग लिखा जाए और ये गुणा कर दे 11/13 गुणे 11/13 और गुणे 130/33 गुणे 130/33 और ये गुणे 9/4 हो जाएगा, पलट जाएगा। तो चलिए अब ये 11 से 11 तिया 33, 11 तिया 33, 13 से 10 बार, 13 से 10 बार, क्यों 3 3 लिखे 9 से 9। ठीक है, तो अभी कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 और नीचे हो गया 4। तो अब इसको हम लिखेंगे 2 माइनस लाख 2 लाख 2 लिख दें, तो 2 माइनस 2 इंटू पॉइंट, या इसमें देख लीजिए 2 लाख 2 दिया है क्या, नहीं, तो निकाल लेते हैं 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू लाख 2 माइनस, या ऐसे दिया है तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि लाख 100/4, तो ये 25 चौके 100, तो 25 लाख यहाँ पर 5 का स्क्वायर तो 2 लाख 5, तो देखो 2 लाख 5 दिया है, कर देंगे, या तो मान निकाल लेते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन को देख कर करना है ना हमें, इसलिए ऐसा किया गया। हो गया, आगे देखेंगे। अगला देखिए 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b और x² - 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो a और b के मान क्रमशः होंगे। चलिए कह रहा है कि x² - 1 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब x + 1 से भी विभाजित होगा और x - 1 दोनों से विभाजित होगा ना।
तो x प्लस 1 से विभाजित होगा तो x बराबर -1 रखेंगे और इससे विभाजित होगा तो x बराबर 1। तो एक बार इसमें जो है x बराबर -1 रख दें, इसी समीकरण में x बराबर -1 तो संतुष्ट कर देना करेगा। तो चलिए -1 रखते हैं, तो ये -2 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा और -2a हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस b बराबर 0। तो ये 4 में से 2 जाएगा 2, तो -2a प्लस b बराबर -2 समीकरण ए। ठीक है, अब रखेंगे +1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2a और यहाँ पे हो जाएगा प्लस b बराबर 0। 4 2 6, तो 2a प्लस b बराबर -6। 2a प्लस b बराबर -6। तो अब यहाँ पर 2a, तो यहाँ पर था -2a प्लस b बराबर, यहाँ कितना था -2 था, और यहाँ पर आ गया 2a प्लस b बराबर कितना -6 आ गया। जोड़ दें तो ये कैंसिल, 2b बराबर -8, तो b बराबर -4, तो b का मान -4। अब ये b का मान इसमें रख दें तो 2a प्लस b, तो b का जगह पर -4, तो 2a -4 बराबर -6, तो 2a बराबर -2, तो a बराबर -1, तो -1 -4, तो ये क्लियर है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने देखा कि आज हमने कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया जो पिछले दिन हमने पेपर भेजा था आप सभी को, तो उसी का सलूशन था, दूसरा पार्ट था, जिसमें जो है 28 से आगे का सलूशन किया गया, 27 तक उसमें सॉल्व किया गया था। तो 28 से लेकर आज 50 तक का इसमें सलूशन किया गया है। कल फिर दूसरे पेपर का सलूशन लेकर ठीक इसी समय हम आएंगे। और भी जितने भी दोस्त यार हैं उनको बता दीजिए कि वो लोग जो है प्रैक्टिस कर लें, देखते भी रहेंगे तो भी उनका काम चल जाएगा, कम से कम फार्मूला याद हो जाएंगे। ठीक है, और हम जो है 8 बजे से जो है आज फिजिक्स पढ़ाएंगे, और उसके बाद जो है कल हो सकता है कि 8 बजे से हम आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा दें, प्रतिशतता। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कल हो सकता है 8 बजे से प्रतिशतता हम पढ़ाएंगे। जो भी लोग प्रतिशत पढ़ने के इच्छुक होंगे उन्हें आप सूचित कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों।